रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था बेसिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। वो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज उसके जो है बेसिक को हमने फर्दर कंटिन्यू करना है। बेटा कुछ बातें हमने पहले डिस्कस की थी और आज हमने हैबिट्स को डिस्कस करना है। हैबिट किसे कहते हैं? नेचर ऑफ लिविंग, रहने की जो आदत है कि एक जानवर किस तरह रह रहा है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्दर हमने इसे 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 14 तकरीबन इसकी जो है हमने टाइप्स बनाई हुई है। फर्स्ट वन है हमारे पास सॉलिटरी एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव सिंगली, वो तमाम के तमाम जानवर जो अकेले रहते हैं उनको कहा जाता है सॉलिटरी एनिमल्स। यानी उनके अंदर ग्रुप बनाकर रहने की सलाहियत नहीं होती, हम ये कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है टीनिया और अर्थवर्म वगैरह। ठीक है, इनको सॉलिटरी एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कॉलोनियल एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स। वो तमाम के तमाम जानवर जो ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, फार्म्स, कॉलोनी और कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, उनको कहा जाता है कॉलोनियल एनिमल्स हैं। ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। जैसे हमारे पास है बीज और वेस्प वगैरह, आंट्स, चूंटियां वगैरह जो होती हैं, ये सारी के सारी बेटे क्या है? कॉलोनियल एनिमल्स हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस एनिमल्स किसे कहते हैं? एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स, वो जानवर जो ग्रुप्स की शक्ल में तो रहते हैं बट डू नॉट इंटरेक्ट, लेकिन एक दूसरे से उनका ताल्लुक नहीं होता। याद रखना, इसको कॉलोनियल के साथ कंफ्यूज नहीं करना हमने। कॉलोनियल में जानवरों का ग्रुप तो होता है लेकिन उनमें ताल्लुक और वास्ता और इंटरेक्शन, वो सारी चीजें उनमें मौजूद होती है। लेकिन ग्रीगेरियस एनिमल वो होते हैं जो ग्रुप बनाकर तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होता उनका। ठीक है, मिलकर तो रहते हैं, इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन उनमें इंटरेक्शन नहीं होता, वास्ता नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता। तो एनिमल विच लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में रहे बट डू नॉट इंटरेक्ट, लेकिन एक दूसरे से उनका ताल्लुक ना हो, ऐसे जानवरों को कहा जाता है ग्रेगेरियस एनिमल्स। तो यहाँ पर हमारे पास फेमस एग्जांपल है लोकस्ट वगैरह, टिड्डी दल हम जिसे कहते हैं। वो ग्रुप की शक्ल में तो उड़ते हैं, ठीक है, कोई पीछे रह जाए, कोई मर जाए, कोई क्या हो, लेकिन उनका उससे वास्ता नहीं होता, वो आगे बढ़ते रहते हैं और फसलों पे अटैक करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्री लिविंग। फ्री लिविंग द एनिमल्स विच डू नॉट डेवलप on one another for food and shelter. Depend upon, develop नहीं sorry, depend upon. Animals which do not depend upon each other for food and shelter. वो जानवर जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें खुराक के लिए और इवन के रहने की जगह के लिए, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, ऐसे जानदारों को कहा जाता है फ्री लिविंग है ये। क्लियर बेटा? पैरासाइट कौन से होंगे? एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। वो जानवर जो दूसरों पर डिपेंड करें खुराक के लिए और रहने की जगह के लिए, उनको कहा जाता है ये पैरासाइटिक एनिमल्स हैं। क्लियर बेटा? ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को साथ साथ तैयार होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ी हुई तो अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और इनको नोट करते जाएं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे खासतौर पर आपने कहीं पर ये लफ्ज जरूर सुना होगा, कॉलोनियल किसे कहते हैं, कॉलोनियल एनिमल्स किसे कहते हैं। सॉलिटरी लफ्ज भी आप लोगों ने सुना होगा। ये नई टर्म है ग्रीगेरियस, जो हमने पहले नहीं सुनी हुई, तो इसको आपने नोट कर लेना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन है हमारे पास सैप्रोफेगस। एनिमल्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम जानवर जो खास तौर पे डेड और डिकेइंग, गले सड़े और मुर्दा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करें, उनको कहा जाता है सैप्रोफेगस है। सैप्रोफाइट भी इन्हें कहते हैं। खासतौर पर ये प्लांट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। सैप्रोफेगस वो होते हैं जो अपनी खुराक कहां से हासिल करते हैं बेटा? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मुर्दा जानवरों से जो अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको कहा जाता है सैप्रोफेगस। जैसे हमारे पास ये फ्लाइज वगैरह, मक्खियां वगैरह है ना, ये खास तौर पे डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर हमें सबसे ज्यादा नजर आती हैं, तो इनको कहते हैं सैप्रोफेगस। ठीक है, मुर्दा जानदारों के बच्चे कुछ जो हिस्से पड़े हुए होते हैं उन पर फीड करती है। नेक्स्ट वन टर्म है हमारे पास सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी भी होती हैं जो हमें पहले पता नहीं होती, सो हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, नई नई चीज़ों को अपने हैबिट बनाएं, वो नई नई चीज़ें तैयार करते जाएं। एनिमल्स विच फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वो जानवर जो किस पर फीड करते हैं, जो कहाँ से खुराक हासिल करते हैं, यानी दूसरों का खून पीते हैं, उनको कहते हैं ये सैंग्विवोरस हैं। तो इसमें हमारे पास मॉस्किटोज वगैरह, मॉस्किटोज, ये इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी बेटा। क्लियर? तो सेसाइल क्या होते हैं? सेसाइल, सेसाइल को दूसरे लफ्जों में हम सीडेंट्री भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बाज टेक्स्ट बुक में सीडेंट्री लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बाज टेक्स्ट बुक में सेसाइल लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो एनिमल्स विच डू नॉट मूव हियर एंड देयर, वो ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे टिके रहें,
इधर उधर हरकत ना कर सकें उनको कहते हैं सेसाइल हैं या सेडेंट्री हैं। जैसे हमारे पास स्पॉन्जेस वगैरह हैं, तो ये स्पॉन्जेस बेटा सेसाइल या हम उन्हें कहते हैं सेडेंट्री ये ऑर्गेनिज्म है। अब स्पॉन्जेस क्या है आगे हम फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा, वहां पर जाकर इनके ग्रुप को हम बात फर्दर डिस्कस कर लेंगे। मोटाइल किसे कहते हैं? एनिमल्स विच हैव लोकोमोटरी ऑर्गन एंड कैन मूव, वो जानवर जिनके पास हरकत करने के लिए कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा मौजूद हो और कैन मूव और हरकत भी कर सकते हो, उनको कहते हैं ये मोटाइल एनिमल्स हैं। क्लियर? जैसे इसमें तमाम के तमाम, जैसे हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स हैं और नाइडेरिया हो गया, एनिलिडा हो गया, इवन कि ह्यूमन हो गया, हॉर्सेस वगैरह हो गए, जिनके अंदर हरकत करने की सलाहियत होती है ना, उनको मोटाइल कहा जाता है। तो हमने ये टर्म भी पहले कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के अंदर ये लफ्ज जरूर लिखा हुआ होता है। डायर्नल, तो डायर्नल एनिमल्स विच आर एक्टिव डे टाइम फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वो तमाम जानवर जो खास तौर पे दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी दिन के वक्त बाहर निकलते हैं, खुराक वगैरह हासिल करते रहते हैं, उनको कहते हैं ये डायर्नल है। क्लियर? और इसमें हमारे पास क्या आएंगे, इसमें आप देख लें बर्ड्स भी आते हैं इसमें, और इवन के जो हमारे पास मैमल्स होते हैं, मैमल्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो क्या है बेटा डायर्नल है। ओके, तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे डायर्नल जो दिन के वक्त निकले खुराक वगैरह हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वन है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल किसे कहते हैं? एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर, खासतौर पे फॉर ऑब्टेनिंग फूड, वो तमाम के तमाम जानवर जो रात के वक्त निकले अपनी खुराक वगैरह हासिल करने के लिए, उनको बेटा कहा जाता है ये नॉकटर्नल है। इसमें आपने देखा होगा जो बैट्स वगैरह हैं, बैट्स वगैरह ये भी आपको खास तौर पर रात के वक्त बाहर निकली हुई हमें मिलती हैं। इसके अलावा आउल्स वगैरह हो गए, आउल्स ये भी नॉकटर्नल में आते हैं जो रात के वक्त, और इसके अलावा इंसेक्ट्स की भी बहुत सारे टाइप्स ऐसे हैं, स्नेक्स वगैरह हो गए, वो सारे के सारे नॉकटर्नल हैं जो रात के वक्त निकलते हैं और अपनी खुराक रात के वक्त ही हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्रीपस्कुलर। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डस्क, वो जानवर जो खास तौर पे शाम के वक्त एक्टिव होते हैं खुराक वगैरह हासिल करने के लिए, उनको कहते हैं ये क्रीपस्कुलर है। इसमें जो फेमस एग्जांपल है ना वो रैबिट की है। ठीक है, जो खरगोश वगैरह है ना वो शाम के वक्त ज्यादातर निकलते हैं और अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्रीपस्कुलर। और उसके बाद है वेस्परल है। वेस्परल किसे कहते हैं भाई? एनिमल्स विच आर एक्टिव अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जानवर जो खास तौर पे सुबह के वक्त निकले और अपनी खुराक वगैरह हासिल कर लें, उनको हम कहते हैं ये वेस्परल है। तो इसमें एग्जांपल बर्ड्स आएंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने देखा होगा सुबह सुबह बर्ड्स ही बाहर निकले हुए होते हैं और वही आवाज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर बाकी जानवरों की निस्बत, तो इसलिए इनको वेस्परल कहते हैं। और कैप्रोफेगस है नेक्स्ट फ्रंटर। कैप्रोफेगस कौन से होते हैं बेटा? एनिमल्स विच कैन ईट ऑन फीकल मटेरियल, जो अपना हम कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल दोबारा ईट करें, क्यों? टू रीडाइजेस्ट, ताकि उसको दोबारा डाइजेस्ट किया जाए। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल आ जाती है रैबिट की। तो रैबिट के अंदर ये बिहेवियर होता है कि वो क्या करते हैं, अपने ही फीकल मटेरियल को, अपनी ही अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, वो दोबारा क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और उसको रीडाइजेस्ट करते हैं, दोबारा वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और उसको दोबारा हजम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कैप्रोफेगस। तो ये बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जो हमारे लिए नहीं है, जैसे खासतौर पे वेस्परल, क्रीपस्कुलर है, कैप्रोफेगस है, नॉक्टर्नल, डायर्नल है, सैंग्विवोरस है, ये सारी की सारी, ग्रीगेरियस एक टर्म है, ये सारी की सारी न्यू टर्म है और ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। बेटा नई नई चीज़ें जो है वो साथ साथ आप वक्त के साथ इसको लर्न किया करें। नेक्स्ट वन, यहाँ तक हमारे पास खास तौर पे जो हैबिट ऑफ एनिमल्स है, जो बेसिक हमने स्टार्ट की हुई थी उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई उनकी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे देखा जाए एनिमल्स के बारे में हमने वैसे ये टर्म हमने पढ़ी थी शुरू से कि ये एनिमल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर यानी एक से ज़्यादा सेल से वो मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं ये मल्टी सेलर है। कल हमने बेसिक में ये बात डिस्कस की थी, लेकिन चूंकि एक से ज़्यादा सेल है, लेकिन सेल के इकट्ठे होने का जो अंदाज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाज़ दफ़ा सेल अकेले अकेले काम करते हैं, होते तो ग्रुप की शक्ल में लेकिन अकेले काम करते हैं, तो हम अलग टर्मिनोलॉजी देंगे। बाज़ दफ़ा सेल मिलकर काम करते हैं, अलग उसको एक टाइप बना देंगे। बाज़ दफ़ा फिर उनके ऐसे एग्रीगेशन इकट्ठे होते जाएंगे, अलग अलग टर्मिनोलॉजी देंगे। तो हमारे पास हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, खास तौर पे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये आएगा बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम देखेंगे कि सेल किस तरह मिलकर एक जानदार की या एक एनिमल की, खास तौर पे जब हमने
जानवरों का जो फाइलम है इसको स्टार्ट किया हुआ है, एक जानवर की बॉडी को कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट वन लेवल है हमारे पास सेलुलर लेवल। यहाँ पर सेल एग्रीगेशन तो हमें देखने को मिलती है, सेल इकट्ठे तो होते हैं बट नो कोऑर्डिनेशन अमंग सेल्स, लेकिन सेल्स के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। सेल इकट्ठे तो होते हैं लेकिन उनमें आपस में कनेक्शन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि इस लेवल को क्या कहेंगे बेटा, सेलुलर लेवल। ये हमें कहां देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सेल के दरमियान अगर सर कोऑर्डिनेशन होगी तो क्या होगा बेटा, सेल के दरमियान अगर कोऑर्डिनेशन बन जाएगी तो टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा, और इन जानवरों में कोई टिश्यू हमें देखने को नहीं मिलता। सिंपल से सेल इकट्ठे होते हैं ग्रुप की शक्ल में, और हम कहते हैं कि और ग्रुप की शक्ल में तो इकट्ठे होंगे लेकिन उनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं होगा, हर सेल आजाद काम कर रहा होगा। नहीं, कहने का मतलब ये होगा। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में। जब हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे, स्पॉन्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इतने तरह के सेल हैं और हर कोई अलग काम कर रहा है, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वहां पर हमें मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं उनमें हमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलती। तो इसे हम कहते हैं ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ये कम्प्लेक्स होती है यहाँ पर, यानी सेल तरतीब में आते, बड़े पेचीदा अंदाज होता है। कैसे, सेल खास तौर पे जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेल जो एक जैसा काम करते हैं ना, वो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन अमंग द सेल। सेल के दरमियान हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जब सेल मिलकर काम करेंगे, ग्रुप की शक्ल में आ जाएंगे, तो हम कहते हैं ये अब क्या बन गया, हमारे पास एक टिश्यू लेवल बन गया। ये हमें टिश्यू लेवल किस में देखने को मिलता है, ये हमें सिलेंट्रेटा, आगे हम फाइलम डिस्कस करेंगे फर्दर, वहां पर देखेंगे। और इसके अलावा टीनोफोरा, टीनोफोरा के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। कौन सा लेवल बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, हमें कोई ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, यहां पर एक लाइन आप जरूर कोड कर लें, नो कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, तो नो कोऑर्डिनेशन, यहां मुख्तलिफ टिश्यूज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलती। क्लियर बेटा, अगर टिश्यू के दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर ऑर्गन बन जाएगा, और ऐसे जानवरों में, ऐसे जानवरों के ग्रुप में हमें खास तौर पर जिनमें टिश्यू लेवल होता है वहां कोई ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। सो जी नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो तरतीब में आते हैं और ग्रुप टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन भी हमें बिटवीन सेल्स कह लो या बिटवीन यहाँ पर टिश्यू कह लो। जब टिश्यू मिलकर काम करते हैं आपस में, जब उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है तो तब जाके हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और मुख्तलिफ टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज होंगे और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मिलेगी। बट ये बात याद रखना है आप लोगों ने कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। यहां मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान हमें कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, नो कोऑर्डिनेशन। यहां आप ये टर्म, ये जो वर्ड है नो, ये आप ऐड कर लें। कोऑर्डिनेशन किन के दरमियान देखने को मिलती है, ऑर्गन बनाने के लिए हमें ये टिश्यू के दरमियान तो कोऑर्डिनेशन नजर आती है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए ऑर्गन के दरमियान कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलती। यानी सिंपल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ऑर्गन बन रहे होंगे, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। ये हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो फर्दर बेटा ये नाम से आपने घबराना नहीं है, पूरे इनकी पूरी फाइलम को हमने डिस्कस करना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें हायर एनिमल्स के अंदर, खास तौर पे जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। मुख्तलिफ ऑर्गन के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलती है। जब ऑर्गन मिलकर काम करते हैं ना, तो क्या बनता है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। और ऐसे जानवरों में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आखिरी लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। और मुकम्मल ऑर्गन सिस्टम लेवल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेशन, एक रब्त, कनेक्शन से मिलकर काम कर रहे होते हैं, और क्या बना रहे होते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। और ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद ऑनवर्ड जितने भी आगे ग्रुप आते जाएंगे, चाहे वो वर्टिब्रेट्स के हैं, चाहे वो चंद इनवर्टिब्रेट्स के हैं, सब में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, खास तौर पे जो हैबिट है इसमें हमने उसको डिस्कस किया, और इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बेटा डिस्कस किया। ये दो बेसिक टर्म्स हमने देख लिए हैं, और उसके बाद फर्दर हमारे बेसिक का जो लेक्चर है वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। 6 से 7 लेक्चर में मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम बेसिक को सारा कवर करेंगे। सो अभी आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।